हादसे कभी चेतावनी देकर नहीं आते, खासकर प्राकृतिक हादसे। भारत एक ऐसा देश है जहां प्राकृतिक आपदाएं आती रहती हैं। भूकंप, चक्रवात और बाढ़ का सिलसिला यहां चलता रहता है। उत्तराखंड में हुई तबाही, बिहार में कोसी नदी में आई भयंकर बाढ़ जिसमें 2000 लोग मारे गए थे, भयंकर चक्रवात जिसने उड़ीसा में 10,000 से ज्यादा लोगों की जान ली, 2004 में आई सुनामी जिसने 14 देशों में करीब 2,86,000 लोगों को लील लिया, और हाल ही में जम्मू और कश्मीर की बाढ़ में 150 से ज्यादा लोग मारे गए और 2400 से ज्यादा गांव प्रभावित हुए। ये सब हाल की ऐसी दुखद यादें हैं जो प्रकृति की असीम शक्ति की याद तो ताजा कराती ही हैं, साथ ही ये भी बताती हैं कि ये ताकतें पलक झपकते ही भारी तबाही मचा सकती हैं और अपने रास्ते में पड़ने वाली हर चीज को नेस्तनाबूद कर सकती हैं। हम इन प्राकृतिक आपदाओं को रोक नहीं सकते, लेकिन इनकी तेजी और इनसे होने वाले नुकसान को कम जरूर किया जा सकता है। हर साल 10 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री दूर दराज स्थित बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिरों में जाते हैं और इन श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती ही जा रही है, जिससे संसाधनों और सीमित बुनियादी सुविधाओं पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है। यहां आने वाले सैलानियों की संख्या स्थानीय निवासियों से भी ज्यादा हो जाती है। इन्हें बसाने के लिए काम चलाऊ रिहायशी सुविधाएं रोजाना कायम की जाती हैं। जिस समय यह हादसा हुआ उस समय वहां हजारों खच्चर वाले थे और कुलियों की तादाद भी बहुत ज्यादा थी, लिहाजा ये लोग इस आपदा के आसान निशाने बन गए। तो आखिर उत्तराखंड में इस त्रासदी में इतने सारे लोगों की जान जाने की क्या वजह थी? पिछले दशक के दौरान जलावन और घर बनाने के लिए लकड़ी हासिल करने के चक्कर में वनों की भारी कटाई हुई। मवेशियों और खच्चरों ने हद से ज्यादा चराई की। गैर कानूनी और अंधाधुंध विकास हुआ और भूमि उपयोग में आए बदलावों के कारण इन नाजुक ढलानों की सुरक्षा परत हटा दी गई। इसके बाद बहुत बड़े पैमाने पर बादल फटने और बारिश की वजह से असुरक्षित मिट्टी कीचड़ की एक बेकाबू नदी में तब्दील हो गई। उसके साथ बड़े बड़े पत्थर और मलबा बहने लगा, जिसने इंसानी जिंदगी और संपत्तियों को बुरी तरह प्रभावित किया। वैज्ञानिकों के अनुसार अगर घास और पेड़ों को न हटाया जाता तो नुकसान बहुत कम होता। ये कीचड़ के बहाव के खिलाफ एक बख्तर की भूमिका निभाते और उसकी रफ्तार को कम करते। गैर कानूनी इमारतों और आशियानों, झुग्गी झोंपड़ी बस्तियों, प्रवासी मजदूरों, वनों के जबरदस्त कटाव और हद से ज्यादा चराई ने इस तबाही की विकटता को और बढ़ा दिया। लापरवाही, प्रकृति की अनदेखी और इस नाजुक क्षेत्र को लगातार लूटे जाने से खतरा और बढ़ गया। भूस्खलनों के अलावा हिमालय क्षेत्र में भूकंप भी आते रहते हैं। ये ज्यादातर इलाका भूकंपीय क्षेत्र 4 और 5 के बीच पड़ता है। पिछले दशक में कश्मीर, पाकिस्तान और नेपाल में जो भूकंप आए हैं वो इस क्षेत्र से जुड़े खतरे को दर्शाते हैं। प्राकृतिक आपदाएं और हादसे प्रकृति की ऐसी ताकतवर शक्तियां हैं जिनका सामना मानव निर्मित कोई संरचना नहीं कर सकती, और कुछ ही पलों में हजारों लोग बेघर हो जाते हैं और हजारों निर्दोष लोगों की जानें चली जाती हैं।
प्रकृति की इतनी शक्तिशाली ताकतों का सामना करने का एक ही तरीका है, पहले से तैयारी और प्रबंधन। चक्रवात एक और ऐसी प्राकृतिक आपदा है जो अक्सर हमारी तटरेखाओं को झंझोड़ती रहती है। भारत का पूर्वी तट दुनिया के सबसे उथल पुथल भरे तटों में से एक है। बंगाल की खाड़ी हर साल 300 से 350 कम और ज्यादा तीव्रता वाले चक्रवातों को जन्म देती है। इनमें से कुछ तट तक भी पहुंच जाते हैं। अपनी तटरेखाओं को कटाव, ज्वारीय लहरों और तेज रफ्तार हवाओं से बचाने के लिए प्रकृति ने एक कुदरती अवरोध बनाया है। यह है मैनग्रोव वन यानी गरान वन। मैनग्रोव दुनिया के सबसे पुराने वन हैं। ये खारे पानी में पनपने के हिसाब से ढल गए हैं। इनकी लचीली डालियां और पत्तियां 180 किलोमीटर प्रति घंटा की चक्रवाती हवाओं को सह सकती हैं। इनकी जड़ें गहराई तक होती हैं, जिसके कारण ये ज्यादा ताकतवर ज्वार और लहरों को सह सकती हैं और इन कुदरती शक्तियों की ऊर्जा और रफ्तार को कम कर देती हैं। लेकिन हमारी तटरेखा के आसपास वाली ज्यादातर अन्य जगहों की तरह मैनग्रोव वनों के असली महत्व को नहीं समझा गया। विकास, झींगों की फार्मिंग और जलावन की लकड़ी के लिए मैनग्रोव के बड़े हिस्सों को काट डाला गया। इस कारण से चक्रवातों के रास्ते में कोई ऐसी बाधा नहीं रही जो इनकी रफ्तार धीमी करे और इनकी ताकत को सोखे। लिहाजा चक्रवात ने उड़ीसा के ग्रामीण इलाकों को तहस नहस कर दिया और जान और माल का भारी नुकसान हुआ। इसी तरह 2004 में जब विध्वंसकारी सुनामी आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और अंडमान निकोबार जैसी जगहों पर तट से टकराईं, तो समुद्र की लहरें जमीन पर 2 किलोमीटर आगे तक बढ़ आईं। क्योंकि जो मैनग्रोव वन इनकी ताकत को रोक सकते थे, उनका तो सफाया किया जा चुका था। मैनग्रोव वन प्रकृति के सुरक्षा तंत्र हैं। ये हमारे तटीय समुदायों और इलाकों को बचाते हैं और ये मछलियों और समुद्री जीवों की हजारों प्रजातियों की कीमती नर्सरी भी हैं। एक और इंसानी गतिविधि ऐसी है जो प्रकृति की सुरक्षा प्रणाली को तहस नहस कर सकती है। यह है नदियों से गैर कानूनी तरीके से निकाला जाने वाला रेत। नदियों की तली से रेत की जो लूट हो रही है, उसके कारण कई जगहों पर नदियों का बहाव बढ़ रहा है, किनारे कट रहे हैं और गाद बढ़ रही है। रेत की गैर कानूनी खुदाई से नदियों की नाजुक प्रणाली बर्बाद हो रही है। जब पहाड़ों में वनों की कटाई होती है, तो मिट्टी की ऊपरी सतह नदियों में बह जाती है। वनों की कटाई से गाद जमती है और इस गाद के कारण हमारी नदियां और जल क्षेत्र उथले हो जाते हैं। मॉनसून के दौरान उथली नदियां ज्यादा जल्दी भर जाती हैं और अपने तटबंध तोड़कर बहने लगती हैं। इससे आसपास के इलाके और खेत भर जाते हैं, फसलें तबाह हो जाती हैं और बुनियादी सुविधाएं बर्बाद होती हैं। बाढ़ें अब पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा जल्दी आने लगी हैं। हर मॉनसून में बाढ़ों के कारण हमारे शहर और घर पानी से भर जाते हैं, जिससे हमारी जिंदगियां प्रभावित होती हैं और देश की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान होता है। 2008 में बिहार में 50 साल में बदतरीन बाढ़ आई थी, जिससे 30 लाख लोग बेघर हो गए और करीब 2000 लोग मारे गए। एक और चिंता की बात यह है कि नदियों के जल भराव वाले मैदानों में अंधाधुंध अनियोजित निर्माण किया जा रहा है। नदियों के इन हिस्सों में गैर कानूनी निर्माण खूब धड़ल्ले से हुआ है, जिसके कारण इन कॉलोनियों में रहने वाले लाखों लोगों की जिंदगियां खतरे से घिर गई हैं।
मिसाल के लिए दिल्ली और नोएडा के जल भराव वाले मैदानों में भारी अतिक्रमण हुआ है। यहां की इमारतें अस्थिर नींव पर बनी हैं, जिससे उन्हें बाढ़ का भारी खतरा रहता है और किसी भूकंप की सूरत में वो बेहद जोखिम से भी घिर जाती हैं। किसी नदी के जल भराव क्षेत्र में निर्माण से सिर्फ बाढ़ का खतरा ही नहीं होता, बल्कि किसी भूकंप की स्थिति में लिक्विफेक्शन का भी डर पैदा हो जाता है। इसकी वजह से तो कई मंजिली इमारत भी तेजी से जमीन में धंस जाती है। इस इमारत की 9 मंजिलें जमीन में धंस गईं और सिर्फ 1 मंजिल ही जमीन से ऊपर बची। जब हजारों लोग ऐसी जगहों पर रहते हैं तो जोखिम भी बहुत ज्यादा हो जाता है। अचानक आने वाले भूकंप के कारण मिट्टी इमारतों को दलदल की तरह निगल जाती है। लोग उनमें फंस जाते हैं, जिससे उन्हें बच निकलने का मौका ही नहीं मिलता। ये समझने की जरूरत है कि जल भराव वाले मैदान ऐसे कछार क्षेत्र होते हैं जो हमारे भूमिगत जल स्रोतों में फिर से जान फूंकते हैं। इनके ऊपर निर्माण करने से पानी के कछार वाले हिस्सों में भूमिगत जल का स्तर घट जाता है। आखिरकार ये क्षेत्र अस्थिर बन जाता है और किसी भूकंप की स्थिति में भारी तबाही की आशंका रहती है। किसी नदी के जल भराव वाले क्षेत्र में निर्माण की मनाही से जुड़े कानून होने चाहिए। वैज्ञानिकों को डर है कि अगर 7 से 8 की तीव्रता वाले भूकंप इस क्षेत्र में आ गए या इन्होंने दिल्ली जैसे किसी नगर को सिर्फ 15 सेकंड तक भी हिलाया तो अकल्पनीय क्षति हो सकती है और लाखों लोगों की जान जा सकती है। दिल्ली और एनसीआर एरिया सिस्मिक जोन 4 में है और सिस्मिक जोन 4 जो है इसमें इंटेंसिटी जो है 7-8 तक हो सकता है। और इसके लिए जो इमारतें जो है खास करके जो ओल्ड दिल्ली में बनाया गया है और इवन इस दिल्ली में जिस तरह से इमारत एक दूसरे के साथ इस तरह से बनाया गया है, क्या इसमें कोई निर्णय लेना रियली मुश्किल है। गैर कानूनी और अनाधिकृत निर्माण में ज्यादातर घटिया निर्माण सामग्री का इस्तेमाल होता है। इससे भूकंपों के कारण तबाही और मौतों का आंकड़ा और बढ़ सकता है। भूकंप वाले क्षेत्र में इमारतों को भूकंप रोधी होना चाहिए, खासकर हिमालय जैसे जोखिम भरे इलाके में, ताकि अगर कोई भूकंप आता है तो हल्के वजन वाली सामग्रियों और छत वगैरह से वहां के निवासियों की जान न जाए। अक्टूबर माह में उड़ीसा को एक बार फिर एक ताकतवर चक्रवात का सामना करना पड़ा। फेलिन नामक ये तूफान 1999 में उड़ीसा में आए सुपर साइक्लोन जितना ही ताकतवर और विध्वंसकारी था। फेलिन चक्रवात के कारण 3 लाख से ज्यादा घर तबाह हो गए, करोड़ों रुपए की फसल, पेड़, पावर लाइंस और करीब 5 लाख लोग बेघर हो गए और बुनियादी सुविधाएं तबाह हो गईं। सौभाग्य से सरकार ने इस हादसे का सामना करने की जो तैयारी की थी, उसके कारण बहुत कम लोगों की जान गई। केवल 30 लोग ही मारे गए, जबकि 1999 में यह तादाद 10,000 थी। अगर मकानों और चक्रवात की खतरनाक तेज हवाओं के बीच मैनग्रोव वनों का अवरोध होता तो घरों और संपत्ति की तबाही भी बहुत कम होती। इस बात की फौरन जरूरत है कि हम मिलजुल कर कोशिश करें। नीति बनाने वालों, नागरिकों और विशेषकर स्थानीय समुदायों को एक साथ मिलकर काम करना होगा। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और बचाव के मामले में समुदायों को हिस्सेदार बनाया जाना चाहिए और उन्हें संतुलित पर्यावरण प्रणालियों और प्राकृतिक हादसों की सूरत में वो हमें बचाने में जो भूमिका अदा करती हैं, उसके बारे में सूचित किया जाना चाहिए। स्कूलों और कॉलेजों में डिजास्टर मैनेजमेंट यानी आपदा प्रबंधन ड्रिल आवश्यक बना दी जानी चाहिए। हम सभी के पास आपातकालीन स्थितियों से निपटने के सिलसिले में एक योजना होनी चाहिए। हर घर में एक ऐसा बॉक्स होना चाहिए जिसमें कंबल, पानी की एक बोतल हो,
एक कैंची और एक चाकू, एक घंटी, टॉर्च, रस्सी, तार और एक फर्स्ट एड किट हो। इस बॉक्स में घर के हर सदस्य की तस्वीर भी होनी चाहिए, साथ ही ब्लड ग्रुप और स्वास्थ्य संबंधी विवरण भी हो। इससे सुनिश्चित हो जाएगा कि किसी परिवार में कितने सदस्य हैं। किसी भूकंप की हालत में सबसे ज्यादा सुरक्षित जगह होती है कोई खुला मैदान। नीचे उतरने के लिए एलिवेटर के बजाय सीढ़ियों का इस्तेमाल करें। अगर आप किसी कारण से बाहर नहीं जा सकते तो घर के अंदर सबसे सुरक्षित जगह होती है सोफे के नजदीक या किसी पलंग के किनारे। किसी भी नए भवन को भूकंप रोधी होना चाहिए और उसमें आग लगने की सूरत में आपात निकास भी होने चाहिए। भूकंप की आशंका वाले क्षेत्रों, विशेषकर पहाड़ों में वनों की रक्षा की जानी चाहिए। चराई को नियंत्रित किया जाना चाहिए, जो भूस्खलन को रोकने का प्रकृति का बेहद असरदार तरीका है। मैनग्रोव वन हमारी तट रेखाओं के संरक्षक हैं। हमारे मैनग्रोव वनों को फौरन बहाल करने और बचाने की जरूरत है। हमें तेजी से बदलते हालात और नई नई उभरती चुनौतियों के हिसाब से ढलना होगा। प्रकृति की ताकत और क्रोध को रोका नहीं जा सकता। प्राकृतिक हादसों पर भी लगाम नहीं लगाई जा सकती, लेकिन उन्हें इस प्रकार से प्रबंधित जरूर किया जा सकता है कि उनके दुष्प्रभाव हम पर कम से कम पड़ें।